क्वेश्चन नंबर 28 देखें। क्वेश्चन नंबर 28, X Limited, a company which provides telecommunication services, acquires a telecom license on 5th April 2012। तो डेट ऑफ एक्विजिशन या ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस क्या है? 5 अप्रैल 2012 फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। तो लाइफ कितनी है? 15 साल। विच एंड्स ऑन 31 मार्च 2012। हाँ, which ends on 31st March 2027। सही कर ले उसको। लाइसेंस फीस बीइंग 15 lakhs। देखें इधर, डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है? 5 अप्रैल। लाइफ कितनी है? 15 ईयर्स। यानी हमारा लाइसेंस ख़त्म होगा 2027 तक। क्लियर है? आगे लिखा है लाइसेंस फीस बीइंग ₹15 lakhs पेड ऑन 6 मई 2012। लाइसेंस कॉस्ट है 15 लाख। डेट ऑफ पेमेंट दी हुई है हमको। कब दी है? 6 मई 2012। द लाइसेंस इज ट्रांसफर्ड। लाइसेंस को ट्रांसफ़र किया है एक्स लिमिटेड ने ऑन 20 दिसंबर 2014 को। लाइसेंस ट्रांसफर्ड ऑन 20 दिसंबर 2014। कितने में? कई केसेस दिए हैं, वो बात की बात है। कितने में ट्रांसफ़र कर रहा है? अलग अलग केसेस हैं। मैं फिर से एक बार समराइज़ कर देता हूँ कि मैंने बताया क्या था। यहाँ पर सेक्शन था सेक्शन 35 ABB। क्लियर? सेक्शन 35 ABB। क्या हेडिंग थी इस सेक्शन की? कि अगर हम कोई कैपिटल नेचर का खर्च करते हैं, क्या करते हैं? कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस टू ऑपरेट अ टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस या सर्विसेज। जितना भी हम कैपिटल नेचर का खर्च करेंगे लाइसेंस को लेने में, उस लाइसेंस की कॉस्ट को हम स्प्रेड कर देते हैं, डिडक्शन के तौर पर ले लेते हैं अंडर सेक्शन 35 ABB ओवर द लाइफ ऑफ द लाइसेंस। 10 साल का लाइसेंस 10 लाख रुपए मैंने दिया, हर साल मुझे 1-1 लाख रुपए की डिडक्शन मिलेगी। दैट्स इट। क्लियर? ये बताया गया था सेक्शन 35 ABB में। हाँ या ना? अब जरा इस क्वेश्चन में देखो तो हम लोगों ने 15 साल के लिए 15 लाख रुपए दिए, यानी हर साल मुझे डिडक्शन कितनी मिलनी चाहिए? थोड़ा अगर डिटेल में हम बात करें, तो प्रीवियस ईयर 12-13, 13-14, 15 साल तक आएगा ना ये? 14-15, 15-16, क्लियर है? हाँ या ना? हर साल हमको 1-1 लाख रुपए की डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी? अगर हमने लाइसेंस को नहीं सेल आउट किया होता तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
आई गॉट द बेनिफिट ऑफ डिडक्शन ऑफ पेमेंट टुवर्ड्स द लाइसेंस कॉस्ट अंडर सेक्शन 35 ABB। क्लियर? लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई, हमने लाइसेंस को पेमेंट कब किया है, बोलो भाई, 6 मई 2012, और हमारा एक्विजिशन का प्रीवियस ईयर भी सेम है। अब कहोगे सर अगर दोनों में फ़र्क होता तो क्या आंसर में फ़र्क आता? बिल्कुल आता। मैंने कहा एक्विजिशन तो इम्पॉर्टेंट है फॉर द पर्पज ऑफ नोइंग द कंप्लीट लाइफ ऑफ द लाइसेंस, लेकिन डिडक्शन हमें उस साल मिलता है, उस साल से मिलना शुरू होता है जब हम एक्चुअल में पेमेंट करते हैं। एक्चुअल पेमेंट बेसिस के हिसाब से हमको डिडक्शन मिलता है। अगर यही पेमेंट हमने इस साल की होती तो हमारी लाइफ कितनी बची थी लाइसेंस की? 10 साल। तो इस 15 लाख की छूट हमें इन 10 सालों में 1.5 लाख करके मिलती। क्लियर है? यहाँ पर भी डाउट खत्म। यानी इस क्वेश्चन में हमको हर साल डिडक्शन कितनी मिलेगी? 1-1 लाख करके मिलेगी 15 साल तक। हमसे गलती क्या हो गई कि हमने इस लाइसेंस को क्या कर डाला? ट्रांसफ़र कर डाला दिसंबर 2014, यानी प्रीवियस ईयर 14-15 की बात कर रहा है। हाँ या ना? हाँ या ना? और हमने आज तक टोटल डिडक्शन कितना पाया था? 2 लाख रुपए का हमको डिडक्शन मिला था। कितना मिला था? केवल 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिला था। अब कोई डाउट है? अच्छा, अगर हमको 2 लाख का डिडक्शन मिला, 15 लाख की कॉस्ट थी, तो अभी हमको डिडक्शन कितना लेना बाकी था? डिडक्शन नॉट अवेल्ड कितना? 13 लाख। बात समझना, अभी हमको 13 लाख का हर साल 1-1 लाख की छूट मिलती नहीं मिलती, लेकिन मैंने लाइसेंस को बेच दिया। कितने में बेचा? केस 1 जरा देखो, 6,92,000 रुपये में। हम केस 1 की बात कर रहे हैं। सेल प्राइस कितना है? 6,92,000। अच्छा, इसका मतलब ये सोनू कि हमको बाकी का डिडक्शन तो नहीं मिल पाएगा। 6,08,000 रुपये का डिडक्शन अब हमको नहीं मिल पाएगा। लॉस हो गया ना मेरा। कितना लॉस हो गया? 6,08,000 का। गवर्नमेंट ने कहा बेटा तू डिडक्शन तो ले ले। कितने का? 6,08,000 का, उस साल जिस साल ऐसा लॉस हुआ है। हम आपको कोई भी नुकसान नहीं होने देंगे। अब क्लियर हुआ? पक्का? हाँ, पूरा का पूरा डिडक्शन उसी साल मिल जाएगा जिस लॉस का, जिस साल ऐसा लाइसेंस ट्रांसफ़र किया गया है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ द 100% ऑफ द लाइसेंस हैज़ बीन ट्रांसफर्ड एंड नॉट पार्ट देयर ऑफ। क्या बोला गया? कंप्लीट लाइसेंस ट्रांसफ़र कर दिया गया 6,92,000 में। 13 लाख की कॉस्ट अभी हमको अवेल करनी थी एज अ डिडक्शन। 6,08,000 का नुकसान हो गया। 6,08,000 आप पूरा डिडक्शन उसी साल ले लो जिस साल ऐसा लाइसेंस ट्रांसफ़र हुआ है। अच्छा, अगर मेरी सेल प्राइस 13,70,000 रुपये होती तो क्या होता? इधर देखिए तो हमको फ़ायदा कितना होता? कौन सा फ़ायदा है ये पीजीबीपी का फ़ायदा है या कैपिटल गेन का? ये पीजीबीपी का फ़ायदा है या कैपिटल गेन का? क्यों पीजीबीपी? क्यों बोलो? बिल्कुल सही है। जरा ढंग से देखें तो हमने बैलेंस शीट हमने कहा था ये केवल मैं रेफरेंस के लिए बनाता हूँ, अदरवाइज इट हैज़ नो एनी यूजेस। केवल एक माइंड में चीज़ को सेट करना है। 15 लाख की कॉस्ट थी, हमको 2 लाख का डिडक्शन मिला था। कितने का लाइसेंस पड़ा हुआ था? और हमने 2 लाख की डिडक्शन कहाँ ली थी? पीएल में। बोलो ना, ये मान लिया।
अब जरा देखो, ये भी डेबिट साइड होता है और ये भी डेबिट साइड। 15 पहले भी डेबिट साइड था, आज भी देखो तो 15 डेबिट साइड में ही है। 13 डेबिट 2 डेबिट, कुल मिलाकर कितना डेबिट? 15 डेबिट। हाँ या ना? अंतर ये है कि हमने एज अ डिडक्शन इसको अवेल कर लिया। अब अगर 13,70,000 रुपये मिल रहे हैं तो 13 के बदले तो 13 मिल गया और 2 के बदले 70 मिल गया, तो ये पीजीबीपी की इनकम हो गई। क्या हो गई? पीजीबीपी की इनकम कितनी? 70,000। अगर मैंने इस लाइसेंस को 15,60,000 रुपये में बेचा है, सुन, अगर मैंने इसको 15,60,000 रुपये में बेचा है तो 13 के बदले 13 मिल गया और 2 के बदले 2 मिल गया और 60,000 रुपये कैपिटल गेन हो गया। यानी ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर जितना मिलता है वो कैपिटल गेन में जाता है। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी? 15। 15 के ऊपर जितना जाएगा वो कहाँ जाएगा? कैपिटल गेन में जाएगा। क्लियर है? लिखें इसका आंसर। ये चार्ट आप लोग बना लेंगे ताकि समझ में आए कि किया क्या गया था। सॉल्यूशन। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ लाइसेंस $15 लाख लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 35A(b)(b) इन प्रीवियस ईयर 12-13, 1 लाख इन प्रीवियस ईयर 13-14, 1 लाख। वैल्यू स्टिल टू बी रिटन ऑफ। क्लियर है? जरा ढंग से देखें, इसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रांसफ़र ऑफ लाइसेंस फुल, डिडक्टेबल वैल्यू थी 13 लाख, सेल प्राइस या ट्रांसफ़र प्राइस है केस नंबर 1, ट्रांसफ़र प्राइस है 6,92,000, बोलो ना हाँ या ना, माइनस WDV 13 लाख, 6,08,000 लॉस 100% डिडक्टेबल इन प्रीवियस ईयर 14-15। बोलो, इसमें कोई दिक्कत है तुम लोग को? सारा का सारा लॉस हम लोगों ने उसी साल डिडक्शन के तौर पर ले लिया जिस साल ऐसा ट्रांसफ़र हुआ है। क्लियर है? WDV ऑन 1 अप्रैल 2014। चलो अब बात करते हैं केस बी की। किसकी बात करेंगे? केस बी। ज़रा बताएं ट्रांसफ़र प्राइस कितने का है? 13,70,000 और WDV हमको मालूम है 13,70,000। ये क्या है? प्रॉफिट
to be charged to tax as business income. क्लियर है? बोलो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। केस नंबर 3, ट्रांसफ़र प्राइस कितना है? 15,60,000। अच्छा, लेस WDV 13, 2,60,000, 2,60,000। ये चला जाएगा PGBP प्रॉफिट एंड ये चला जाएगा कैपिटल गेन। क्या 36 महीना, नॉर्मली हम लोग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो तरह से कैपिटल गेन को बांटते हैं। कोई भी चीज़ जो 36 महीने से ऊपर है, बात समझना, जो मेरे पास जिसकी होल्डिंग पीरियड कितनी है, 36 महीना 1 दिन हो जाए होल्डिंग पीरियड। क्या मैं बोल रहा हूँ? होल्डिंग पीरियड अगर किसी एसेट्स की मेरे पास 36 महीना 1 दिन हो जाए, उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। और अगर एग्जैक्ट 36 महीना या उससे कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। अभी मैंने नॉर्मल एक फंडा यहाँ पर डाला है जो तुम लोग के काम का है यहाँ, अदरवाइज हम लोग कैपिटल गेन में डिटेल में पढ़ेंगे। ये बताओ, क्या ये लाइसेंस मेरे पास 36 महीने से ऊपर था या 36 महीने तक था? 36 महीने तक था। देखो तो 5 अप्रैल 2012 से लेकर 12, 13, 13, 14, 24 महीना ये हुआ, और 20 दिसंबर को ट्रांसफ़र कर दिया गया, यानी 9 महीना ये हुआ। 33 महीने तक था, 36 महीने से ऊपर नहीं था, तो ये क्या माना जाएगा? शॉर्ट टर्म। हाँ या ना? बस आप लोग इतना नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब तक हम लोगों ने बात की कि फुल लाइसेंस इज अंडर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रांसफर, बट व्हाट वुड बी द रिजल्ट, व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ दैट रिजल्ट इफ द पार्ट ऑफ द लाइसेंस इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड? क्या होगा अगर हम पूरे लाइसेंस को न बेचकर उसके पार्ट को ट्रांसफर करें? ढंग से पार्ट को ट्रांसफर करें। सुन, पार्ट को ट्रांसफर करें। पार्ट का मतलब क्या? मेरे पास 100% लाइसेंस है, मैंने 90% ट्रांसफर किया, पार्ट है या नहीं? मैंने 100% लाइसेंस में से 2% ट्रांसफर किया, पार्ट है या नहीं? 100 में से 99% ट्रांसफर किया, पार्ट है या नहीं? है। फुल का मतलब फुल होता है थोड़ा सा रखो या मैक्सिमम रखो। बात समझना। अगर मैंने पार्ट ऑफ द लाइसेंस बेचा है, फुल नहीं बेचा है, तो मेरा क्या ट्रीटमेंट होगा, हम इसी क्वेश्चन में देखते हैं। तुम लोग लिख दो एक और क्वेश्चन कि अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में, इफ इन द अबव क्वेश्चन द पार्ट ऑफ द लाइसेंस वुड हैव बीन ट्रांसफर्ड, देन व्हाट वुड बी द टैक्स ट्रीटमेंट। लिखें
कि इफ इन द अबव क्वेश्चन हम लिख रहे हैं यहां पर only part of the license has been transferred, then what would be the tax treatment? That's it. ये आपका क्वेश्चन है। मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करता हूं। एक बार सुन लो। अब मैं क्या बोलता हूं कि 6,92,000 का मेरे पास लाइसेंस मैंने ट्रांसफ़र किया। क्या पूरा किया? क्या पूरा ट्रांसफ़र कर लिया? क्या नहीं, पार्ट किया है। बोलना, कितने का लाइसेंस था मेरे पास? 13 लाख। 13 लाख का लाइसेंस मैंने 6,92,000 में ट्रांसफ़र कर दिया। कितना रुपया हम रिकवर नहीं कर पाए? 6,08,000। बात समझना, 6,08,000 रिकवर नहीं कर पाए। क्या मेरे पास लाइसेंस बचा हुआ है? हाँ, पार्ट ही तो ट्रांसफ़र किया था। इसका मतलब लाइसेंस अभी भी मेरे पास है। अब चाहे 2% हो, चाहे 80% हो, पार्ट ऑफ द लाइसेंस स्टिल अवेलेबल टू मी। जब हमारे पास स्टिल विद मी है तो जाहिर सी बात है कि उस पार्ट को हम डिडक्शन की तरह अलाउ कर दें बची हुई लाइफ में। क्या दिक्कत है? लाइसेंस भी है, उसकी लाइफ भी है। लाइसेंस की जो कॉस्ट हम रिकवर नहीं कर पाए उसको उसकी लाइफ में बांट देंगे। अब क्लियर है? हाँ या ना? बोलो। तो देखो, तो 12, 13, 13, 14 2 साल हमको डिडक्शन मिली थी। अब ये 6,08,000 हमको यहाँ से लेकर लास्ट तक डिडक्शन मिल जाएगी। कितने सालों में? 13 सालों में। हाँ या ना? तो तुम लोग इसी में ही नोट करोगे। फुल की जगह क्या लिखोगे? पार्ट। इधर देखो, फुल की जगह मैंने क्या लिखा? पार्ट। और अब लॉस हो गया कितना? 6,08,000 लॉस कहाँ हुआ? हमारे पास लाइसेंस भी है और उसकी लाइफ भी है। तो हम लिखेंगे डिडक्शन 6,08,000 डिवाइडेड बाई 13 साल। बताओ तो 46,770। हाँ है ना? 46,770 रुपये। कब से कब तक मिलेगा? कब से कब तक? 14-15 से लेकर प्रीवियस ईयर 14-15 से लेकर प्रीवियस ईयर 26-27। ये डिडक्शन हमको मिलेगी। अब क्लियर हुआ? डिडक्शन पर एनम। अब क्लियर है? दिक्कत क्या है भाई? दिक्कत क्या है? लाइसेंस भी है, लाइफ भी है। बोलो, पक्का ना? दिक्कत है क्या? अच्छा, मान लेते हैं पार्ट ऑफ द लाइसेंस हमने बेच दिया 13,70,000 में। फ़ायदा हो गया यहाँ। तो भाई हमें गवर्नमेंट किस चीज़ का डिडक्शन देती है? कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस का, कॉस्ट का। 13 लाख के बदले 13,70,000 मिल गया तो हमको तो जितनी डिडक्शन मिलनी चाहिए थी वो तो वापस मिल ही गई। नाउ नो फर्दर डिडक्शन विल बी अवेलेबल। फर्दर हमको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। व्हाट अबाउट योर 70,000? 70,000 का करें तो करें क्या? क्या करें? अरे पीजीबीपी मान लो ना, बात वही है। क्या दिक्कत है? हाँ, हमको जितनी डिडक्शन मिलनी चाहिए थी उससे ऊपर का बेनिफिट मिला है, लेकिन कॉस्ट से नीचे का मिला है। हाँ या ना? यहाँ लिखेंगे नो फर्दर डिडक्शन। भले ही लाइसेंस मेरे पास अब बचा हुआ हो, लाइफ भी हो, तो भी हम कोई डिडक्शन, क्योंकि पूरी की पूरी कॉस्ट हम रिकवर कर चुके हैं। अब क्लियर है? यहाँ पर अब तुम लोग को अच्छी तरह मालूम है सेम ट्रीटमेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम वही, नो फर्दर डिडक्शन। दैट्स इट। प्रॉब्लम एक ही जगह आई। सुनो, प्रॉब्लम केवल एक ही जगह आई। कहाँ? जहाँ पार्ट ऑफ द लाइसेंस बेचा गया और वो भी कम कीमत पर। बस एक ही जगह तो प्रॉब्लम आई। यही पॉइंट पिछले क्वेश्चन में लॉस हो जा रहा था।
और इसको हम तुरंत डिडक्शन दे रहे थे क्योंकि वी आर वेरी मच एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ द डिडक्शन, हाँ या ना। तो हमको पूरा का पूरा डिडक्शन उसी साल मिल जा रहा था क्योंकि फर्दर तो उसकी लाइफ बची ही नहीं, पूरा लाइसेंस बेच दिया गया था। लेकिन यहाँ पर पार्ट ऑफ द लाइसेंस है, वही लॉस हमें अब डिडक्शन की तरह मिल जाएगा। क्लियर हुआ? नोट कर लें, ये पार्ट लिखकर आप लोग नोट करेंगे। हाँ बोलो बोलो। बच्चे ने ये कहा सर आप हमको ये बताइए ना कितना पार्ट, कितने रुपए का सामान बेचा गया है, क्या कर लोगे? अल्टीमेटली यू वांट टू गेट द डिडक्शन एंड वी आर रेडी टू गिव यू द डिडक्शन, दैट्स इट। पार्ट का क्या कर लेंगे, फुल का क्या कर लेंगे? क्या कर लोगे? चलो हमने बता दिया 6 लाख का सामान मैंने 7 लाख में बेचा, क्या कर लोगे बताओ? चलो मैंने यही बता दिया तुम्हें कि 6 लाख का सामान मैंने 7 लाख में ट्रांसफ़र किया, सुनना ढंग से। 6 लाख पार्ट का सामान बचा, कितना हुआ था? 13, हाँ या ना। 7 को आगे ले जाओगे, 13 साल में डिडक्शन दोगे ही दोगे। तुमने कहा 6 का सामान मैंने ट्रांसफ़र कर दिया 5 में, 6 का सामान मैंने ट्रांसफ़र कर दिया 8 में, 6 का सामान मैंने ट्रांसफ़र कर दिया 10 में, यही तो बोलोगे और क्या बोलोगे? अगर 6 का सामान मैंने 5 में ट्रांसफ़र किया है तो 1 लाख क्या लोगे? डिडक्शन। तो हम भी तो वही दे रहे हैं यहाँ पर, डिडक्शन ही तो तुम्हें चाहिए, तो डिडक्शन तो उस चीज़ का दे रहे हैं लॉस पर। 6 की चीज़ 8 पर बेची है तो पीजीबीपी मानोगे ही मानोगे, ओरिजिनल कॉस्ट देखोगे, उसके ऊपर का कैपिटल गेन ले जाओगे। अरे क्यों टेंशन पाल रहे हो? अल्टीमेटली यू वांट टू गेट डिडक्शन, और तुमको तो तुम्हारी पूरी कैपिटल कॉस्ट का तो डिडक्शन दिया जा रहा है, उसके ऊपर तुम्हें क्या चाहिए? बात समझ में आई? हमें कोई लेना देना इस चीज़ से नहीं होता। क्लियर है? नया सेक्शन स्टार्ट करते हैं।
हेडिंग है एक्सपेंसेस नॉट डिडक्टेबल। क्या हेडिंग है? सेक्शन है सेक्शन 40 स्मॉल ए, एक्सपेंसेस नॉट डिडक्टेबल। ये एक्सपेंसेस किस तरह के एक्सपेंसेस हैं जिनका कोई डिडक्शन नहीं मिलता? सीधे सीधे इस सेक्शन ने कहा है अब तक हम बात कर रहे थे सेक्शन 31, 30, 31, 32, 33, ए कि ये वो खर्च है जिनका डिडक्शन इन शर्तों पर मिलता है और ऐसे ऐसे मिलता है। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे उन खर्चों की जिनका तो डिडक्शन मिलना ही नहीं है, आप लाख कोशिश कर लो। क्लियर? पक्का? कौन से ऐसे खर्चे हैं? अगर मैंने कोई इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, अगर मैंने कुछ स्पेसिफाइड एक्सपेंसेस का पेमेंट आउटसाइड कर दिया, आउटसाइड कहाँ? आउटसाइड इंडिया, एब्रॉड। अगर मैंने कुछ स्पेसिफाइड खर्चों का पेमेंट आउटसाइड इंडिया कर दिया या किसी नॉन रेसिडेंट को इन इंडिया में कर दिया, बात तो वही है। या तो विदेश में अफ्रीकन लोगों को पेमेंट कर दो अफ्रीका में, या अफ्रीकन इंडिया आए तो पेमेंट कर दो। बात समझ रहा हूं? मैंने किसी इन खर्चों का पेमेंट कर दिया। कौन से खर्चे अभी बताएंगे। मैंने इन खर्चों का पेमेंट आउटसाइड इंडिया कर दिया या इन खर्चों का पेमेंट किसी नॉन रेसिडेंट को कर दिया बिना टीडीएस काटे, बिना टीडीएस काटे। ये टीडीएस क्या है? जिसको हम लोग फुल फॉर्म नाम देते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। बोलो, इसको हम नाम देते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगर मैंने किसी खर्चे का पेमेंट किया है आउटसाइड इंडिया या किसी खर्चे का पेमेंट कर दिया है नॉन रेसिडेंट को इन इंडिया बिना टीडीएस काटे, तो हमें उन खर्चों की छूट नहीं मिलेगी। बात खत्म। एक लाइन की बात। तब तक नहीं मिलेगी जब तक या तो हम टीडीएस न काट लें, या हमने टीडीएस काट लिया था लेकिन गवर्नमेंट के खाते में नहीं जमा किया था, तो तब तक नहीं मिलेगी जब तक ये काटा हुआ पैसा गवर्नमेंट के खाते में जमा ना हो जाए। अब क्लियर है? पक्का? फिर बात करते हैं। मैंने कुछ स्पेसिफाइड खर्चों का पेमेंट आउटसाइड इंडिया कर दिया था बिना टीडीएस काटे, हाँ या ना? या टीडीएस काटा था लेकिन उसको गवर्नमेंट के खाते में जमा नहीं किया था ड्यू डेट तक, तो उनकी कोई भी छूट नहीं मिलेगी। बोलो। या मैंने इन खर्चों का पेमेंट इन इंडिया किया है किसी नॉन रेसिडेंट को, वो भी बिना टीडीएस काटे, या काट लिया था लेकिन गवर्नमेंट के खाते में जमा नहीं किया था, तो हमें इन खर्चों की डिडक्शन तब तक नहीं मिलेगी जब तक या तो हम टीडीएस काट न लें, या काट लिया था जमा नहीं किया था तो जब तक हम जमा न कर दें। ये टीडीएस क्या है और किन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे तुम लोग के स्टडी मैट में। लास्ट चैप्टर यही है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का, टीडीएस का, जो स्टार्ट होता है सेक्शन 192 से 193, 194, 194 ए बी, बीबी 194, इस तरह से कई सारे सेक्शन हैं, उनको हमें पढ़ना पड़ेगा। इसमें सेक्शन है सैलरी के ऊपर टीडीएस का। किसके ऊपर? टीडीएस का।
सैलरी के ऊपर। अगर मैं अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता हूँ, ये सेक्शन बताता है। ढंग से सुनो होता क्या है, बस इतना ही बताना है, हिंट देना है। अगर मैं अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता हूँ 2.5 लाख, तो क्या टैक्सेबल है? टैक्सेबल है। जब मैं सैलरी दे रहा हूँ और टैक्सेबल है, तो गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन फिक्स किया कि आप जब भी सैलरी दोगे टीडीएस पहले ही काट लेना। वो टैक्स दे ना दे वो बात की बात है, वो रिटर्न भरे ना भरे वो बात की बात है, लेकिन ये ऑब्लिगेशन अब मेरे ऊपर है कि मैं पहले क्या काट लूँ? टैक्स काट लूँ और उस टैक्स को गवर्नमेंट के खाते में जमा कर दूँ। तो ये मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन लगाया गया है कि टीडीएस आप चार्ज करो। मुझे इसको इंटरेस्ट पेमेंट करना है, 20,000 रुपये इंटरेस्ट पेमेंट करना है। गवर्नमेंट ने कहा 5,000 तक ठीक है, 10,000 तक ठीक है, लेकिन उसके ऊपर टीडीएस लगेगा। 20,000 रुपये का इंटरेस्ट दे रहा हूँ, टीडीएस नहीं कटेगा? कटेगा। तो कहा गया ये मैं जो पेमेंट कर रहा है वही टीडीएस काट लेगा। मैं अपने मकान मालिक को किराया दे रहा हूँ, वो किराया मांगने आए, कह रहे दिलीप 25,000 रुपये किराया दो। मैंने कहा 25,000 का मतलब साल भर में 3 लाख और 1,80,000 तक की छूट दी गई है टीडीएस के लिए, 180 के ऊपर है, इसका मतलब टीडीएस के रूल्स लगेंगे। और जब टीडीएस के रूल्स लगेंगे तो मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा। आप 25,000 मांग रहे हो, ये लो 24,000। कहेगा क्यों 24,000? मैंने 1,000 आपका टैक्स काट लिया। बात समझना, वो टैक्स मुझे गवर्नमेंट के खाते में जमा करना पड़ेगा। और भले चिल्लाता रह जाए मकान मालिक कि भैया टैक्स नहीं काटने दूंगा, ऐसे कैसे नहीं काटने दोगे? अपनी जेब से थोड़ी ना दूंगा, आप ले लेना ना गवर्नमेंट से। आप गवर्नमेंट से मांग लेना कि मेरी इनकम टैक्सेबल नहीं है, ये खर्चा है, ये इनकम है, आप मांग लेना, आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन मुझे तो पेमेंट करने दो, नहीं तो मेरे ऊपर पेनाल्टी का रूल लगेगा। ये 3 लाख रुपए मुझे डिडक्शन मिलेगा ही नहीं, तो मैं 3 लाख का नुकसान नहीं करूँगा। सीधी सी बात समझना, हाँ या ना? तो मैं टीडीएस काटूंगा। क्लियर हुआ? तो कई सारे खर्चे, इंटरेस्ट, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन लोन या सिक्योरिटीज, अलग अलग चीज़ें देखा जाएगा बाद में। डिविडेंड, हॉर्स रेस, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेंट, कमीशन, ब्रोकरेज, सब पर है टीडीएस के रूल। फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, सब पर है, वो देखा जाएगा उस चैप्टर में। ठीक है ना? हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि सेक्शन 40 स्मॉल ए बोलता है कि अगर आपने कोई खर्चा जो आएगा लिस्ट में, जो टीडीएस के चैप्टर में बताया गया है, क्लियर, कि उन खर्चों पर टीडीएस कटना था लेकिन आपने बिना काटे आउटसाइड इंडिया भेज दिया, पेमेंट कर दिया, या बिना उन खर्चों पर टीडीएस काटे आपने किसी नॉन रेसिडेंट को इन इंडिया ही पेमेंट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको उन खर्चों की छूट नहीं मिलेगी। कब तक नहीं मिलेगी? तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि आप टीडीएस न काट लो, या अगर आपने काट लिया था जब तक कि गवर्नमेंट के खाते में जमा न कर दो। अब लाइनें पूरी क्लियर हो गई। स्टडी मैट देखें, मैं उन लाइनों को पढ़ता हूँ। लाए हैं स्टडी मैट, जितने लोग लाए हैं वो लोग खोल लें, कोई दिक्कत नहीं है। देखें, इन द केस ऑफ एनी एसएससी, पेज नंबर है 4.133, आपके स्टडी मैट का पेज नंबर है 4.133। इन द केस ऑफ एनी एसएससी द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर नॉट डिडक्टेबल। हेडिंग क्या दी है? नॉट डिडक्टेबल। हम तो वही कह रहे हैं ना। अच्छा, पहला पॉइंट है एनी इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज और अदर सम चार्जेबल अंडर दिस एक्ट, यानी कोई भी इसके अलावा दूसरा खर्चा, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज और अदर सम विच इज पेएबल आउटसाइड इंडिया और इन इंडिया टू अ नॉन रेसिडेंट। लिखा है ना? ऑन विच
टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स एंड सच टैक्स, जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ना, एंड सच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड और आफ्टर डिडक्शन हैज नॉट बीन पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और इन द सब्सिक्वेंट ईयर बिफोर द ड्यू डेट। बात खत्म। फिर से मैं पढ़ता हूं, उस तरह से पढ़ना तुम लोग, देखना कितनी आसानी से खत्म होता है, नहीं तो उलझ जाओगे, एक्ट की लैंग्वेज में बुरी तरह उलझ जाओगे। एनी इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज और अदर सम which is chargeable to under this act and which is payable to outside India or to a non-resident within India. Clear? On which tax is deductible and has not been deducted, और जिस पर डिडक्शन लेना था लेकिन डिडक्शन नहीं लिया, या हैज बीन डिडक्टेड बट आफ्टर डिडक्शन हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड विद इन अ ड्यू डेट। बात खत्म। सच टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउेबल एज अ डिडक्शन। क्लियर हुआ? ये हम लोग का पहला पॉइंट था। अच्छा, अगर ये मैंने ये कहा जब तक कि मैं टैक्स ना काट लूँ या जब मैंने काट लिया था गवर्नमेंट के पास ना जमा करूँ, मान लो मैंने प्रीवियस ईयर 11-12 में 10,000 रुपये का, चलो 40,000 रुपये का पेमेंट किया है, लेकिन उस पर TDS था 400 रुपये। कितना था? मैंने नहीं काटा था, मैंने बिना काटे ये जमा कर दिया, पेमेंट कर दिया। बात समझना। अब मैं ये 400 रुपये पेमेंट कर रहा हूँ 12-13 प्रीवियस ईयर में, तो इसकी छूट मुझे कहाँ मिलेगी? 11-12 में 40,000 की छूट मिलेगी या 12-13 में? 12-13 में। 12-13 में इसकी छूट मिलेगी जब मैं इसका पेमेंट जमा करूँगा तब। अब क्लियर है? देखो तो एक्रूअल कंसेप्ट का उल्टा रूप है, मैचिंग कंसेप्ट का उल्टा रूल। मैचिंग कंसेप्ट कहता है जिस साल का खर्चा उसी साल पेमेंट, उसी साल का खर्चा दिखाओ, जिस साल की इनकम उसी साल इनकम दिखाओ। ये ऐसा नहीं कहता, ये कहता है भैया आप जब लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करोगे ना तो आप डिडक्शन ले लेना। बात समझ में आई? क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? ये तो था पहला पॉइंट। दूसरा सेम इसी तरह का कुछ है। अब यहाँ हम नॉन रेसिडेंट की बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे? रेसिडेंट की बात करेंगे। रूल केवल नॉन रेसिडेंट के ऊपर नहीं लगते TDS के, रेसिडेंट के ऊपर भी लगते हैं। एनी इंटरेस्ट, कमीशन, ब्रोकरेज, रेंट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज on which or amounts payable to a resident on which tax is deductible shall be disallowed if tax has not been deducted or tax has been deducted but has not been deposited. Clear? In case the tax is deducted in any subsequent year, the amount will be deductible in that year. क्लियर है? सेम वही रूल है। पहले और दूसरे में क्या फ़र्क है? पहले में हम नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे थे या आउटसाइड इंडिया पेमेंट कर रहे थे बिना TDS काटे, तो हमें डिडक्शन नहीं मिल रहा था। यहाँ क्या रूल है? हम किसी रेसिडेंट को ही पेमेंट कर रहे हैं, TDS काटना था, नहीं काटा मैंने, तो हमें डिडक्शन नहीं मिलेगी। रूल दोनों में वही है। क्या फ़र्क है? वहाँ बताया गया एनी इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फी फॉर प्रोफिट टेक्निकल सर्विसेज और अदर सम। यहाँ बोला गया एनी रेंट, इंटरेस्ट, ब्रोकरेज, कमीशन, फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर और एनी अदर सम विच इज चार्जेबल टू TDS अंडर दिस चैप्टर। बात वही है, कोई फर्क नहीं है। क्लियर है? चले
बता सकते हो क्या बताया मैंने? कौन बताएगा? हरिकेश बताओ तो बाबू, मैंने अभी जो बताया पहला पॉइंट या दूसरा पॉइंट जो भी बताओ। गलत बोल दिया ना बाबू, आउटसाइड इंडिया और नॉन रेसिडेंट दो वर्ड बोल दिए तुमने। बैठ जाओ। हाँ बोलो। कोई भी पेमेंट करोगे डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं होगा? तो ये बोलो ना अगर कोई टीडीएस के लायक कोई पेमेंट था, मैंने पेमेंट बिना टीडीएस के कर दिया, तो हमें उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी तब तक जब तक कि हम टीडीएस ना काट लें। प्लेन सी बात है। यहाँ अगर मैंने काट कर अपने पॉकेट में रखा था तो भी डिडक्शन नहीं मिलेगी जब तक कि वो पॉकेट से निकाल कर गवर्नमेंट अकाउंट में न डिपॉजिट हो जाए। क्लियर हुआ? चलें। पॉइंट नंबर 4, 3 अभी मैं छोड़वा दे रहा हूं। पॉइंट नंबर 4, अगर आपने कोई भी वेल्थ टैक्स का पेमेंट किया है, वेल्थ टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। हम यहाँ कैलकुलेशन किस चीज़ का करने जा रहे हैं? इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो किस चीज़ का कैलकुलेशन हम पढ़ ही क्या रहे हैं? इस चैप्टर का नाम ही है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स कैलकुलेशन के लिए इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और इनकम टैक्स का मैंने पेमेंट किया 10,000, तो क्या इसकी छूट मिलेगी? नहीं मिलेगी। अरे इसी की तो बात कर रहे हो। मैंने तुमसे कहा कि मुझे तुम्हें कमीशन देना है 5 लाख का 5%। जितना मैं कमाऊंगा उसका 5% मैं तुम्हें कमीशन दूंगा, जितना मैं कमाऊंगा उसका 5% कमीशन दूंगा। सुनो, तो मैंने कितना तुम्हें कमीशन देना है? बड़ा जल्दी कैलकुलेशन कर लिया। मैं कहूँगा अरे ये तो छूट मिलती है, 475 पर काउंट करो। ऐसे होता है क्या कि 475 का 5% या 5 लाख का 5%? तो बिना 25,000 को घटाए ना, टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करोगे? टैक्स घटाने के बाद या टैक्स के पहले वाली अमाउंट पर? टैक्स के पहले वाली अमाउंट पर जिसमें से टैक्स ना घटाओ। बात खत्म। तो डिडक्शन का है कहा? इनकम टैक्स का डिडक्शन क्यों ले रहे हो? उसी का तो कैलकुलेशन करने जा रहे हो ना। तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स का कोई डिडक्शन नहीं, वेल्थ टैक्स डायरेक्ट टैक्स का कोई डिडक्शन नहीं। तो इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स का कोई डिडक्शन नहीं मिलता। बोलो, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स का कोई डिडक्शन नहीं मिलता। एक बार और आप लोग बताएं। पहला पॉइंट मैंने बताया था टीडीएस का पेमेंट हम बिना टीडीएस का पेमेंट किए हुए, बिना टीडीएस को डिडक्ट किए हुए हमने पेमेंट कर दिया आउटसाइड इंडिया या किसी इंडिया में नॉन रेसिडेंट को, तो उसका डिडक्शन नहीं मिलता। मैंने किसी रेसिडेंट को पेमेंट कर दिया बिना टीडीएस काटे, या टीडीएस काटा था तो उसको जमा नहीं किया था, तो भी उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। थर्ड मैंने बताया इनकम टैक्स और फोर्थ बताया वेल्थ टैक्स। हाँ या ना? 5 मिनट का समय देते हैं, पढ़ें, स्टडी मैट पढ़ें। जो पॉइंट नंबर 3 है, जो पॉइंट नंबर 3 है स्टडी मैट का, उसमें केवल आप लिख दें एनी डायरेक्ट टैक्स। पहला पॉइंट आपका टीडीएस था टू अ नॉन रेसिडेंट और टू आउटसाइड इंडिया। दूसरा केस था टू अ रेसिडेंट इन इंडिया, टीडीएस का केस सेम। थर्ड पॉइंट है आपका कोई भी डायरेक्ट टैक्स, चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे वो वेल्थ टैक्स हो। क्लियर? बस इतनी चीज़ें आप लोग को याद रखनी है। कितने पॉइंट्स? 4। सैलरी एक ऐसा पॉइंट है जिसमें टीडीएस कटना जरूरी होता है।
ठीक। सेक्शन 192 सैलरी के बारे में ही बताता है, मैंने बताया। अगर सैलरी जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ अपने एम्प्लॉय को और उस पर टीडीएस काटना था, चार्ज करना था, मैंने टीडीएस चार्ज नहीं किया और बिना टीडीएस चार्ज किए मैंने सैलरी का पेमेंट कर दिया, तो सैलरी तो उस साल डिसअलाउड हो जाएगी। लेकिन अगले साल मैंने टीडीएस का पेमेंट कर दिया, तो बताओ कब अलाउड होगी सैलरी? सैलरी एक बार डिसअलाउ हो जाए तो फिर दोबारा कभी वो अलाउ नहीं होती। क्लियर? अगर हमने टीडीएस न काटने के कारण सैलरी डिसअलाउड हो रखी है तो अगले साल टीडीएस कटने के बावजूद सैलरी अलाउड नहीं होती। पक्की बात है? ये केवल रूल लगता है बाकी खर्चों पर, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, डिविडेंड, बाकी जितने रेंट, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट, इन सब पर रूल लागू होता है। सैलरी पर ये रूल लागू नहीं होगा। आपके स्टडी मैट में पेज नंबर पे दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। पॉइंट नंबर 5, any sum which is chargeable under the head salary if it is payable outside India or to a non-resident and if tax has not been thereon। बस इतना लिखा है भाई। सेक्शन 40 क्या बोलता है कि इन खर्चों की छूट नहीं मिलेगी। बात समझना। इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज के लिए उसने क्या बोला कि छूट नहीं मिलेगी, लेकिन मिलेगी जब आप बाद में जमा कर दोगे। बोला ना। सैलरी के लिए क्या बोला? छूट नहीं मिलेगी, लेकिन आगे चुप हो गया। नहीं समझे मेरी बात? इसका मतलब छूट नहीं मिलेगी। क्लियर हुआ? इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, बाकी के लिए बोला कि आउटसाइड इंडिया आप अगर पेमेंट करोगे बिना टीडीएस काटे, या इंडिया में नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करोगे बिना टीडीएस काटे तो डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन अलाउ होगा ये जोड़ दिया कब? जब आप पेमेंट करोगे तब। ये जोड़ दिया आगे। जब सैलरी की बात करनी थी उसको अलग से लिखा उसने कि जब आप आउटसाइड इंडिया सैलरी का पेमेंट करोगे बिना टीडीएस काटे, या इन इंडिया नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करोगे सैलरी का बिना टीडीएस काटे, तो डिसअलाउ हो जाएगा। इसके बाद तो कुछ बोला ही नहीं कि कब अलाउ होगा। बात समझ में आई? हाँ या ना? तो लिख लो आगे। वंस डिसअलाउड नेवर अलाउड इट अगेन इन एनी सब्सिक्वेंट ईयर। वंस disallowed never can be allowed as a deduction। clear? चले आगे। सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? हमने 5 पॉइंट बताए, फिर से समझो। इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज टू अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया और टू आउटसाइड इंडिया। दूसरा बताया किसी रेसिडेंट को पेमेंट बिना टीडीएस काटे। तीसरा बताया इनकम टैक्स। फोर्थ बताया वेल्थ टैक्स, और फिर बताया सैलरी। बस ना? याद रहेगा 5 पॉइंट? आगे बढ़े, कल तक तो सब भूल जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? सेक्शन 40 कैपिटल ए की। अब तक स्मॉल ए से लड़ाई कर रहे थे, अब कैपिटल ए से लड़ाई करेंगे। इसने थोड़ी लिबर्टी दिखाई। भाई बड़ा हमेशा क्षमा करता है ना। वो छोटा था, स्मॉल लेटर में था, स्मॉल ए है कि नहीं? उसने कहा हम माफ़ नहीं करेंगे। तो छोटे लोग तो ऐसे ही होते हैं। बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? माफ़ करना पड़ता है। तो इसने कहा माफ़ करेंगे अगर कुछ शर्तें पूरी हो तो, या अंडर सर्टेन सर्क्यूमस्टांसेस डिडक्शन मिलेंगी।
बात ना करें, डिडक्शन अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, ये हेडिंग दी, यानी कुछ कंडीशंस पर ही हम छूट देंगे, अदरवाइज हम डिडक्शन नहीं देंगे। क्लियर? अब जरा देखो कौन सा किस्सा आया। मिस्टर एक्स ने अपनी वाइफ, क्या नाम होगा उसका, मिसेज एक्स कि मिसेज वाई, अच्छा, मिसेज एक्स को, जो हाई स्कूल पास है, क्या पास है, हाई स्कूल पास है, उसको सैलरी देता है 50,000 पर मंथ। ढंग से सुनना और वहीं पर एक MBA है बेचारा मिस्टर वाई, जो इसके यहाँ जॉब करता है, उसको सैलरी मिलती है 10,000 पर मंथ। हाँ, नहीं हो सकता, अपने घर में पेमेंट करना है तो दो जितना देना हो, छूट तो मिलनी है बिजनेस एक्सपेंसेस की तरह, बात समझना। तो गवर्नमेंट ने कहा बेटा इतना मूर्ख मत बनाओ कि हम समझ ना पाए। क्या करना चाहिए बताओ, है? ये इनकम एक्स यहाँ क्लबिंग चैप्टर नहीं पढ़ रहा बेटा, यहाँ क्लबिंग की बात ही नहीं हो रही। हाँ बताओ, डिडक्शन दिया जाएगा लेकिन उसकी वैल्यू के हिसाब से। अगर ये बोल दिया कि ना इसके पास कोई टेक्निकल स्किल है जो इसके पास नहीं है, अगर प्रूफ कर देता है तो इसको तो छूट पूरी मिलेगी कि 50,000 लायक इसका काम है तो इसको छूट मिलेगी। लेकिन नॉर्मल केस में जितना असेसिंग ऑफिसर को एक्सेसिव अमाउंट लगेगा, कितना एक्सेसिव, तो उसको कितना लग सकता है एक्सेसिव? 45,000, 5,000 देना चाहिए, ठीक है, 45,000 मत दो, डिडक्शन को डिसअलाउ कर दो 45,000 को। बात समझना। तो जो एक्सेसिव अमाउंट होता है उसको हम क्या कर देंगे, डिसअलाउ कर देंगे। अच्छा, एक और किस्सा बन सकता है अभिषेक, एक और किस्सा बन सकता है। मिस्टर एक्स ने अपने भाई मिस्टर जेड को सामान बेचा, अब सामान ज़्यादा रेट पर बेचता है, देखना इधर, 10,000 का सामान नॉर्मली आउटसाइडर को ये 40,000 में बेचता है, तो प्रॉफिट आ जाता है। इसका भाई कुछ कमाता धमाता तो है नहीं और इसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लग जाता है। इसने कहा बेटा ले, मैं तुझे 12,000 में सामान ट्रांसफ़र करता हूँ, अब यही सामान तू बाहरी आदमी को 40,000 पर बेचिए ना, तू भी कमा कर लाल हो ना, हम भी कमा कर लाल होंगे, दोनों लोग मिलजुल कर कमाएंगे। बात समझना। नहीं हो सकता, दो फाइल बन जाएगी, एक फाइल इसकी बनेगी कि 2,000 कमाया और इसकी फाइल बन जाएगी कि 28,000 कमाया। इसका तो वैसे भी इनकम है ही नहीं, तो गवर्नमेंट को मूर्ख बना लिए, बोलो नहीं बना लिए। या इसने अपने भाई से सामान खरीदा, इसका सामान बिकता ही नहीं है, 10,000 का सामान मार्केट में 12,000 में बिकता है। इसने कहा मैं हूं ना, मेरे यहाँ लागत बढ़ गई, मेरा प्रॉफिट कम हो गया। बात समझना, मेरे यहाँ लागत बढ़ गई तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया, तुम्हारे यहाँ प्रॉफिट बढ़ गया तो कौन सा तुम टैक्स देते हो? बात समझ में आई? सरकार को इस पे भी मूर्ख बना लिया, सामान बेचने और खरीदने में भी मूर्ख बना ले रहे हैं। क्लियर है? कहने का मतलब कोई भी ऐसा पेमेंट जो एक्सेसिव लगता है असेसिंग ऑफिसर को, किसको?
एसेसिंग ऑफिसर को लगता है कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो ट्रेडिंग हो रही है माल खरीदने और बेचने की, खर्चा करने की, पेमेंट देने की, वहाँ पर कोई रिलेटिव को पेमेंट किया जा रहा है और एक्सेसिव पेमेंट है, तो एसेसिंग ऑफिसर को जितना एक्सेस दिखेगा उसको वो डिसअलाउ कर देगा। पढ़ें स्टडी मैट का पेज नंबर 4.138। बाबू एक बुक इधर दे दो, वो बीच में रख लो। करिश्मा एक बुक वहाँ से दिलवा दो, पीछे से उधर। एक बुक इधर दे दो। पेमेंट टू रिलेटिव्स एंड एसोसिएशन, ढंग से देखना। सेक्शन 40 कैपिटल ए प्रोवाइड्स दैट वेयर द एसएससी, कहाँ है? स्टडी मेट नहीं है क्या तुम्हारे पास? है? पीछे से दो हो तो किसी से ले लो एक। चले सुने। वेयर द एसएससी इनकर्स एनी एक्सपेंडिचर, जहां पर एसएससी खर्च करता है कोई भी एक्सपेंसेस, इन रेस्पेक्ट ऑफ विच अ पेमेंट हैज बीन और इज टू बी मेड टू अ रिलेटिव, और वो खर्चा किसके ऊपर करता है, कहाँ करता है? रिलेटिव के साथ मिलकर करता है, रिलेटिव को करता है, रिलेटिव को देता है, और टू एन एसोसिएशन कंसर्न so much of the expenditure as is considered to be excessive or unreasonable shall be disallowed by the assessing officer. While doing so, he shall have due regard to the market value of the goods, services or facility for which the payment is made. हम इसकी मार्केट वैल्यू ले लेंगे। 10,000 का सामान तू 30,000 में कैसे खरीद रहा है? मार्केट में ये 15,000 में मिलता है, तो तू भाई से भी 30,000 रुपये में खरीद लेगा? बोलो, बस बात खत्म। बोलेगा ना एसेसिंग ऑफिसर, तुझे ये सामान मार्केट में 12 से 15,000 में मिलता है, तो तू भाई से 30,000 में क्यों खरीद रहा है? अच्छा, तू भाई को 10,000 का सामान 12,000 में बेच रहा है, तू बाकियों को तो 10,000 का सामान 40,000 में बेचता है। भाई है, ऐसे थोड़ी भाई है। बात समझना, सरकार को मूर्ख नहीं बना सकते आप। The legitimate needs of the business or profession carried on by SSC or the benefit derived by or accruing to the SSC from such a payment, छोड़ दें। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने किसी रिलेटिव या किसी एसोसिएशन जिससे मैं ताल्लुक़ रखता हूँ उसके साथ मैंने कोई सौदा किया है, चाहे किसी भी तरह का नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ट्रेडिंग और सर्विसेज का, और कोई एक्सेसिव पेमेंट किया है, तो इस एक्सेसिव पेमेंट का डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। अब क्लियर हुआ? पक्का? हाँ बोलो। बात वही है ना, डिडक्शन किस चीज़ की लेते हो? खर्चों की ना। इसको हम कहते हैं एक्सपेंसेस की, तो डिडक्शन लोगे। हो गया? एक्सपेंसेस डिडक्टेबल अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। मैंने बताया एक छोटा भाई था, एक बड़ा भाई था। छोटे भाई ने कहा, देख मेरे सामने फटकियो मत, हमारे सामने आओगे तुम तो डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे। कौन कौन से थे? आउटसाइड इंडिया में पेमेंट करना, इंटरेस्ट रॉयल्टी बिना टीडीएस काटे, रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट को, नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करना इन इंडिया में। दूसरा रेसिडेंट से रिलेटेड था। तीसरा डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड था। फोर्थ वेल्थ टैक्स था। फिफ्थ सैलरी था। बात खत्म, यही तो था। अब बताया कि हम खर्चे अगर करते हैं, क्या करते हैं? हम उनकी डिमांड करते हैं डिडक्शन के तौर पर, लेकिन अगर वो डिमांड जायज़ ना हो तो? अब बात समझ में आई? उसी के लिए बोला गया एक्सपेंसेस नॉट डिडक्टेबल इन सर्टेन सर्क्यूमस्टांसेस। इसका मतलब एक्सपेंसेस आर डिडक्टेबल इन सर्टेन सर्क्यूमस्टांसेस। उल्टा भी बोल सकते हो, वाइस वर्सा, क्या दिक्कत है? नहीं, कुछ शर्तें पूरी करो तो डिडक्शन ले लो,
या कुछ शर्तें पूरी न करो तो डिडक्शन मत लो। तो एक्सपेंसेस डिडक्टेबल अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। चलो क्लियर हुआ, आगे देखते हैं। अगर मैंने किसी भी बंदे को 20,000 रुपये, जिससे मैंने माल खरीदा बेचा, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, रेवेन्यू नेचर का मैं खर्च कर रहा हूँ। कौन सा खर्च कर रहा हूँ? रेवेन्यू नेचर का। मैं कैपिटल नेचर की बात नहीं कर रहा। तुम मोटरसाइकिल मार्केट में खरीदने जाओ, 1 लाख की खरीदो, 1.5 लाख की खरीदो, 50,000 की खरीदो, यू कैन पे इट इन कैश। आप ज़मीन खरीदने जाते हो 10 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख की, 60 लाख की, यू कैन पे इट इन कैश। हम यहाँ पर उस तरह के खर्चों की बात नहीं कर रहे, हम बिजनेस एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर केवल बिजनेस एक्सपेंसेस की बात हो रही है, तो हम यहाँ रेवेन्यू नेचर के खर्चों की बात कर रहे हैं। अगर मैंने रेवेन्यू नेचर का कोई पेमेंट किया है 20,000 रुपये से ऊपर का किसी एक आदमी को, एक दिन के अंदर कैश में अलाउड नहीं होगा। अगर मुझे इसको 40,000 रुपये देना है, इसने मुझे माल बेचा था, मैं इसको 40,000 रुपये आज के आज कैश दे दूं, डिसअलाउड है पूरा का पूरा। गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी चल रही है ना, वो कैश पेमेंट के कारण चल रही है। बात समझना। हम कहेंगे आप बैंकिंग चैनल्स को यूज़ करो ना, आप चेक काट करके दो ना सामने वाले को, क्यों कैश पेमेंट कर रहे हो? अगर इसको मुझे 20,000 रुपये से ऊपर का पेमेंट करना है, देन आई विल पे हिम थ्रू क्रॉस्ड चेक, अकाउंट पे चेक। अगर मैंने इसको पेमेंट कर दिया 30,000 या 40,000 कैश में, तो मुझे 1 रुपये की भी डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। 100% ऑफ द पेमेंट मेड टू एनी person in cash is disallowed if this payment is in excess of rupees 20,000 in a single day. In a single day. बात समझना। इसने मुझे 2 बिल दिए, बिल नंबर 420 और 421। ये 18,000 रुपये का बिल था और ये 10,000 रुपये का बिल था। ये 18,000 का बिल था, ये 10,000। मैंने इसको 28,000 तुरंत का तुरंत पेमेंट कर दिया। बोल, क्या मैंने रूल तोड़ा? तोड़ा। एक दिन में एक एसएससी को 20,000 रुपये से ऊपर का पेमेंट आप कैश में नहीं कर सकते। क्लियर है? जरा पढ़ते हैं, देखें स्टडी मैट। पॉइंट नंबर 2, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40 कैपिटल ए, where the SSE incurs any expenditure in respect of which payment or aggregate of payments, any payment और aggregate of any payment, हमने पार्ट में दिया। चलो तुम सुबह 10 बजे आए, मैंने कहा ये ले जा 18,000। फिर तुम 2 बजे आए, मैंने कहा ये ले जा 10,000। अरे नहीं भाई, ऐसे नहीं चलेगा काम। आप किसी भी तरह से चोरी नहीं कर सकते, गलत नहीं कर सकते। एक दिन में 20,000 रुपये से ऊपर का पेमेंट एक आदमी को आप नहीं कर सकते कैश में। कर सकते हैं आप लाखों रुपए करें ना पेमेंट, कौन मना कर रहा है, लेकिन क्रॉस चेक या अकाउंट पे चेक से। Where the SSE incurs any expenditure in respect of which payment or aggregate of payment made to a person in a day, otherwise than by an account pay check or cross check exceeds rupees 20,000 shall not be allowed as a deduction. बात समझ में आई? Shall not be allowed as deduction. हमको 60,000 का एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। हमको 60,000 रुपये का पेमेंट करना है। मैंने 15,000 के 4 पेमेंट किए, एक सुबह किया, दोपहर किया, शाम को किया, रात को किया। हाँ या ना? लिखा हुआ है अलग अलग टाइम पर किया। 60,000 वो अलाउड नहीं होगा डिडक्शन। मान लिया जाएगा आप एक दिन में 20,000 रुपये से ऊपर का पेमेंट कर रहे हैं, एग्रीगेट आपका देखा जाएगा सारे पेमेंट्स मिलाकर दिन भर में किसी एक आदमी को।
क्लियर हुआ? चलो, लेकिन एक बात बताओ, जो आदमी गांव में रहता है जहां पर बैंकिंग सिस्टम नहीं है, वहां पर क्या हम क्रॉस चेक काटें, अकाउंट पे ही चेक काटें? बोलो, पॉसिबल है? गवर्नमेंट ने कहा अगर ऐसी जगह बैंकिंग सिस्टम, रूरल एरियाज़ में जहाँ पर बैंकिंग सिस्टम नहीं है, वहाँ पर आदमी कैश पेमेंट दे सकता है। पब्लिक हॉलीडे अचानक आ गया, उस दिन हमको पेमेंट करना ही करना है, क्या करें? बैंक को खुलवा करके पेमेंट करें? नहीं हो सकता। दंगा फसाद चल रहा है, बोलो हम क्या करें? बैंक चले जाएं? नहीं हो सकता। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का मुझे पेमेंट देना है, खेती से रिलेटेड सामान खरीदने बेचने हैं, तो वहाँ पर भी 20,000 रुपये से ऊपर का पेमेंट हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ? अच्छा, मुझे बैंक में पैसा डालना है। अच्छा, एक बात और सुन लेते हैं, मुझे बैंक में पैसा डालना है, मुझे इससे 5,000, 6,000, 11,000, 8,000, 9,000, 10,000, 5,000, 18,000 ऐसे मिला, ले सकता हूँ नहीं ले सकता? अब मैं बैंक जा रहा हूँ, कैश लेकर ले जमा है, 20,000 रुपये से ऊपर है, तेरे को छूट नहीं मिलेगी। ऐसे कैसे नहीं मिलेगी? अरे मैं तो बैंक में जमा कर रहा हूँ ना, बैंकिंग सिस्टम में ही तो आने के लिए जमा कर रहा हूँ, उसमें कौन सा 20,000 का रूल लगेगा? अगर मैं बैंक से पैसा निकालूं, बैंक कहेगा ना तो ये 50,000 रुपये चाहिए, 20,000 रुपये से ऊपर मना है देना। अरे भैया, मैं तुमसे 50,000 रुपये कैश लूंगा तभी तो मैं ज़मीन खरीदूंगा। बैंक किसी को भी कितना भी कैश दे सकती है, कोई बैंक में कितना भी कैश जमा कर सकता है। अब क्लियर है? अरे वो बैंकिंग सिस्टम में ही तो आ गया ना। क्लियर हुआ? इसमें एक थोड़ा सा चेंज हुआ है। ये 20,000 की लिमिट एक केस में बढ़ा करके 35,000 कर दी गई है। ये 20,000 की लिमिट एक केस ऐसा है जहां पर 20,000 रुपये से बढ़ाकर 35,000 कर दी गई है। जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ देते हैं उनके लिए, जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ देते हैं सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए, उनके लिए दिस लिमिट ऑफ ₹20,000 हैज़ बीन रेज्ड टू ₹35,000 केस ऑफ पेमेंट मेड टू ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स फॉर प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेजेस। Therefore, payment or aggregate of payments up to ₹35 in a day can be made to a transport operator otherwise than by way of account pay check or account pay bank draft. In all other cases, the limit would be continued to ₹20,000. जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उनको आप 35,000 रुपये तक का पेमेंट एक दिन में कैश के थ्रू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ 20,000 के बदले कितने रुपए का रूल लागू होगा? 35,000। बस यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलें आप, बोलो। पढ़ें दोनों पॉइंट तो आगे बढ़ें।